कुछ सालों से इंडिया में बिजनेसेस ये मानते आ रहे हैं कि जेनजी कंज्यूमर्स धीरे धीरे मिलेनियल्स जैसा बिहेव करने लगेंगे, कि जैसे जैसे जेनजी बड़े होंगे, ज्यादा कमाने लगेंगे और सेटल होंगे, वैसे वैसे उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल मतलब मिलेनियल्स के जैसे पहले सेव करेंगे, फिर ब्रांड्स पर भरोसा करेंगे और पेशेंस के साथ खरीदेंगे। लेकिन ये अजम्पशन अब धीरे धीरे बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। आज इंडिया में बिजनेसेस जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग उस जेनजी के लिए बना रहे हैं जो उनके हिसाब से मिलेनियल्स की तरह बिहेव करेगा। इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले तो जेनजी हैं कौन? ये वो लोग हैं जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, जिनकी एज आज अर्ली 2026 में रफली 14 से 29 इयर्स तक है। आज जेनजी के बाइंग और कंजम्पशन बिहेवियर को अक्सर इंडिया में रेकलेस और इररिस्पॉन्सिबल लेबल कर दिया जाता है, और ज्यादातर ये लेबल वही बिजनेसेस लगा रहे हैं जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अभी भी मिलेनियल कंज्यूमर्स को ध्यान में रखकर बनी हुई है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिस्ट्स और बैंकर्स से बात करेंगे जो कि यूएसए की ग्रोथ स्टोरी को काफी गहराई से स्टडी कर चुके हैं और रिसर्च कर चुके हैं, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के जेनजी का ये कंजम्पशन पैटर्न बिल्कुल 1950s के अमेरिकन कंज्यूमर की तरह है। एक तरह से कहें तो ये बिहेवियर कुछ नया नहीं है। अमेरिका की ग्रोथ स्टोरी के कुछ पैटर्न्स हैं जिनसे हमें इंडिया के जेनजी कंज्यूमर्स को सही कंटेक्स्ट में समझने का मौका मिलेगा। लेट अस एनालाइज द अमेरिकन कंज्यूमर इन द 1950s। वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका एक मैसिव इकोनॉमिक ट्रांजिशन से गुजर रहा था। इनकम्स बढ़ रही थी, लेकिन वॉर के बाद अभी भी लोगों की सेविंग्स प्रॉपरली बिल्ड नहीं हुई थी। इसके बावजूद लोगों की एस्पिरेशंस बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 1950 से पहले अमेरिका में कंजम्पशन का एक सिंपल रूल था, पहले सेव करो और फिर वही खरीदो जो अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन पोस्ट वॉर ईयर्स में यह रूल परमानेंटली बदल गया। शुरुआत हुई जब एक डाइनर्स क्लब कार्ड लॉन्च हुआ। यह कार्ड शॉपिंग मॉल्स या मास रिटेल शॉपिंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। यह सिर्फ बिजनेस डाइनर्स के लिए था, एक छोटा सा एलीट ग्रुप जो आज कंजम्पशन करता था और पेमेंट बाद में करता था। लेकिन आइडिया रेवोल्यूशनरी था। पहली बार क्रेडिट को कोलैटरल से अलग करके आइडेंटिटी से जोड़ दिया गया था। मतलब अगर आप न्यूयॉर्क में एक एलीट क्लब का हिस्सा हैं, तो आप डाइनर्स क्लब कार्ड से शहर के टॉप रेस्टोरेंट्स में अपना खुद का एक क्रेडिट रख सकते थे। इसके बाद बैंक्स को लगा कि इस आइडिया में काफी दम है, काफी कुछ हो सकता है इससे। 1958 में बैंक ऑफ अमेरिका ने एक बैंक अमेरिका कार्ड निकाला जो आगे चलकर वीजा बना। यहीं से अमेरिका में मास मार्केट क्रेडिट की शुरुआत हुई। यंग अमेरिकन हाउसहोल्ड्स अब रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स खरीद रहे थे, सालों तक सेव करने के बाद नहीं, बल्कि तुरंत इंस्टॉलमेंट प्लान्स के थ्रू क्रेडिट पर। और इसी से अमेरिका की कंज्यूमर क्रेडिट इकोनॉमी किक स्टार्ट हुई। इस शिफ्ट को पहले बहुत पैनिक के साथ देखा गया। न्यूज़पेपर्स ने डेट ट्रैप्स की वार्निंग दी। इकोनॉमिस्ट ने बोला कि ये मॉरल हैजार्ड है। ओल्डर जनरेशंस ने तो इसे इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग तक बोल डाला। लेकिन प्रैक्टिकली हुआ इसका बिल्कुल अपोजिट। पहले तो कंजम्पशन इनकम से तेज बढ़ने लगी, पर कुछ टाइम बाद इनकम्स ने कैचअप कर लिया। क्रेडिट ने अर्निंग्स को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि एक इंटायर जनरेशन के इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को एक्सेलरेट कर दिया। लोग क्रेडिट लेकर, लोन्स लेकर अपनी कंजम्पशन पावर बढ़ाकर देश की इकोनॉमी में जल्दी एंटर करने लगे, पहले ही बेटर लाइफ जीने लगे और टाइम के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी में ग्रो होते गए। यही पैटर्न, पहले क्रेडिट बाद में सेविंग्स, डिकेड तक अमेरिका के मिडिल क्लास एक्सपेंशन का बैकबोन बना रहा। और आज जब इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स इंडिया के जेनजी को देखते हैं तो उन्हें एग्जैक्टली यही पैटर्न पहचान में आता है। 1950s के अमेरिका में इंस्टॉलमेंट बाइंग ने मिडिल क्लास के लिए जो काम किया था, आज इंडिया में ईएमआई और इंस्टेंट क्रेडिट वही काम जेनजी के लिए कर रहे हैं। रिसेंटली एक्सिस बैंक में डिजिटल बिजनेस लीडर समीर शेट्टी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि जेनजी आज इंडिया की लगभग 1/3 पॉपुलेशन बन चुका है। लेकिन फिर भी इंडिया के टोटल बैंक डिपॉजिट्स में उनका हिस्सा काफी छोटा है। पर शॉकिंग फैक्ट तो यह है कि लोन्स के केस में जेनजी के शेयर डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा हैं। आज इंडिया में जितने भी पर्सनल कंजम्पशन लोन्स दिए जा रहे हैं, उसमें से लगभग आधे जेनजी ले रहा है। ये लोन्स घर के लिए नहीं है, ये लोन्स कार के लिए भी नहीं है। ये स्मॉल टिकट अनसिक्योर्ड लोन्स हैं जो प्योरली पर्सनल कंजम्पशन के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे ट्रैवल, लग्जरी आइटम्स एटसेट्रा। और ये डिस्टिंक्शन बहुत मैटर करता है। जेनजी ये नहीं पूछ रहे कि मैं ये चीज अपफ्रंट अफोर्ड कर सकता हूं क्या, वो ये पूछ रहे हैं कि मैं ये चीज मंथली अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं। 20,000 रुपए के स्निकर्स महंगे लगते हैं, लेकिन
5,000 के 4 EMI में मैनेजेबल हो जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट आज के इंडियन कंज्यूमर को बदल रहा है। जेनजी के लिए EMI अब सिर्फ एक पेमेंट ऑप्शन नहीं है, EMI एक डिफॉल्ट कन्वीनियंस फीचर बन चुका है। पिछली जनरेशंस ने जैसे हाउसिंग लोन्स और कार लोन्स के थ्रू क्रेडिट को नॉर्मलाइज किया, जेनजी वही काम आज लाइफस्टाइल कंजम्पशन में कर रहा है। जेनजी रेडी फील होने का वेट नहीं करना चाहते, वो एक्सपीरियंस का हिस्सा अभी बनना चाहते हैं और पेमेंट को बाद में स्ट्रक्चर करना चाहते हैं। और यही कंज्यूमर साइकोलॉजी कई सारे बिजनेसेस पकड़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है जेनजी कंज्यूमर रेकलेस है, पर रियलिटी तो यह है कि जेनजी बस अपने पास अवेलेबल सबसे फ्लेक्सिबल वर्जन ऑफ क्रेडिट का यूज करना चाहता है। और आज भी जो बिजनेसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंज्यूमर पहले सेव करे और फिर बाद में बाय करे, वो तो भाई अब क्या कहें, वो किसी और ही दुनिया में है। ऐसे बिजनेसेस भी बहुत कुछ सीख सकते हैं अमेरिकन कंपनी से, जिन्होंने 1950s में ये क्रूशियल चेंज को सरवाइव किया। उस समय यूएस में एक रिटेल जायंट सीयर्स सबसे पहले इंस्टॉलमेंट इकोनॉमी समझने वालों में से एक बिजनेस था। सीयर्स ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट शुरू किया अपने कस्टमर्स के लिए और फिर धीरे धीरे अपना पूरा रिटेल मॉडल ही उसके अराउंड बिल्ड कर दिया। सीयर्स ने रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, टेलीविजन्स ऑफर किए, बड़े वन टाइम परचेजेस के लिए नहीं, बल्कि मैनेजेबल मंथली कमिटमेंट्स के फॉर्म में। मैसेजिंग ये नहीं थी कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हो, मैसेजिंग थी कि क्या आप इसे अपने मंथ में फिट कर सकते हो। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सीयर्स ने सिर्फ ग्रो ही नहीं किया, वो अमेरिका के राइजिंग मिडिल क्लास के लिए एक डिफॉल्ट डेस्टिनेशन बन गया। दूसरी तरफ जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज ने अपना खुद का फाइनेंसिंग आर्म क्रिएट किया, जीई क्रेडिट। जीई क्रेडिट का पर्पस रेकलेस स्पेंडिंग एनकरेज करना नहीं था, उसका पर्पस था फ्रिक्शन रिमूव करना। जो कंज्यूमर्स अपफ्रंट पेमेंट नहीं कर सकते थे, वो मॉडर्न लिविंग से एक्सक्लूड ना रह जाएं, ये उनका गोल था। फिर कुछ ऐसे कंज्यूमर बिजनेसेस भी थे जो कैश ओनली डिसिप्लिन पर इंसिस्ट करते रहे। उन्हें लगा कि वो कस्टमर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट रियलिटी में वो एक आउटडेटेड मेंटल मॉडल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे जैसे कंज्यूमर्स उन बिजनेसेस की तरफ मूव करने लगे जो मंथली लिक्विडिटी को समझते थे, ये कैश ओनली प्लेयर्स धीरे धीरे इररिलेवेंट होते चले गए। हिस्ट्री यहीं पर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। विनर्स वो बिजनेसेस नहीं थे जो कंज्यूमर बिहेवियर को जज कर रहे थे, विनर्स वो थे जो कंज्यूमर बिहेवियर के अराउंड अपने सिस्टम्स को डिजाइन कर रहे थे। और आज बिल्कुल वही डिसरप्शन इंडिया में हो रहा है। जो ब्रांड्स अपने सिस्टम EMI फर्स्ट अप्रोच के लिए डिजाइन कर रहे हैं, वो ही जेनजी कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल साइकोलॉजी को समझकर बिजनेस कर पा रहे हैं। हेल्थ केयर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक पॉडकास्ट में अपोलो हॉस्पिटल्स के CEO ने बताया कि जेनजी हेल्थ केयर को एक सिंगल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरह अप्रोच नहीं करते। उनका स्पेंडिंग पैटर्न स्मॉल और फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस के अराउंड क्लस्टर होता है। उन्होंने यह भी पॉइंट आउट किया कि जेनजी यूजर्स के लिए मंथली हेल्थ केयर रिलेटेड स्पेंडिंग अक्सर 4,000 से 5,000 रुपए की रेंज में होती है, जो स्प्रेड होती है विटामिन एंड सप्लीमेंट्स के लिए, प्रोटीन एंड फिटनेस प्रोडक्ट्स के लिए और स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए। ये वंस इन अ ईयर डिसीजंस नहीं होते, ये रिकरिंग मैनेजेबल स्पेंड्स होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने हाईलाइट की वो ये कि जेनजी यूजर्स ना तो बहुत ज्यादा ब्रांड लॉयल होते हैं और ना ही सिर्फ डील्स के पीछे भागने वाले। जेनजी को एंगेज करता है स्मॉल बिट्स में कंज्यूम करने की पॉसिबिलिटी और बिना किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ड्रॉप ऑफ करने का फ्रीडम। बिल्कुल यही पैटर्न रियल एस्टेट में भी दिखाई दे रहा है। जैसे एक पॉडकास्ट में नो ब्रोकर के फाउंडर ने बताया कि जेनजी अपनी हाउसिंग जर्नी ओनरशिप से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। वो पहले रेंट करते हैं, डिफरेंट लोकेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं और घर खरीदने के टफ कमिटमेंट को एज मच एज पॉसिबल डिले कर देते हैं। उन्होंने ये भी नोट किया कि नो ब्रोकर पर जेनजी की मोस्ट एक्टिविटीज लेट नाइट होती हैं, अक्सर 11 PM से 1 AM के बीच। इस टाइम पर यूजर्स खुद ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, लिस्टिंग्स कंपेयर करते हैं और बिना ब्रोकर्स के डिसीजन लेते हैं। यहां तक कि ये टाइमिंग भी एक स्टोरी बताती है। डिसीजंस तब लिए जा रहे हैं जब लोग फ्री होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं और कंट्रोल में होते हैं, किसी के प्रेशर में नहीं। डिफरेंट सेक्टर्स में जेनजी का पैटर्न सेम है। छोटे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, ज्यादा फ्रीक्वेंट पार्टिसिपेशन, प्रेडिक्टेबल मंथली आउटफ्लोस एंड इजी एंट्री इजी एग्जिट। हेल्थ केयर में ये रिकरिंग माइक्रो स्पेंड्स के थ्रू दिखाई देता है, हाउसिंग में रेंट फर्स्ट बिहेवियर के थ्रू और बैंकिंग में EMI लेड कंजम्पशन के थ्रू। इन सबको साथ में देखें तो ये आइसोलेटेड ट्रेंड्स नहीं लगते, ये एक ही अंडरलाइंग कंज्यूमर बिहेवियर के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। पहले कंज्यूम करो, बाद में स्टेबलाइज करो। पर यूएस में भी सब कुछ पहले ऐसा नहीं था।
1940 से पहले यूएस में घर खरीदने का मतलब होता था 40 to 50% डाउन पेमेंट और 5 से 10 साल के लोन टेन्योर्स। मतलब सिर्फ वो लोग जो पहले से सेविंग कर रहे थे वही घर खरीद सकते थे। ये तब बदला जब यूएस फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन ने 30 इयर्स लो डाउन पेमेंट मॉर्टगेज को स्टैंडर्डाइज कर दिया। इससे दो बड़ी चीजें हुई, होम ओनरशिप एक मंथली अफोर्डेबिलिटी डिसीजन बन गया और दूसरा कंजम्पशन अपफ्रंट कैपिटल से डिटैच हो गया। इसे रेकलेस लेंडिंग नहीं माना गया, इसे नेशन बिल्डिंग माना गया। इसी टाइम जनरल मोटर्स ने भी कार्स खरीदने के अराउंड कंज्यूमर साइकोलॉजी को टोटली रीशेप कर दिया, कार इंस्टॉलमेंट्स प्लान्स लाके। उसके बाद से कार्स सालों तक सेव करके खरीदने वाली चीज नहीं रह गई। जनरल मोटर्स ने इंट्रोड्यूस किया छोटा डाउन पेमेंट, फिक्स मंथली इंस्टॉलमेंट्स और प्रेडिक्टेबल ओनरशिप पाथ। और 1950s के एंड तक अमेरिका में मेजॉरिटी कार्स इंस्टॉलमेंट प्लान्स पर खरीदे जाने लगी। इंस्टॉलमेंट्स ने कंजम्पशन बिहेवियर को कमजोर नहीं बल्कि डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड कर दिया। इस पीरियड में कई बड़े अमेरिकन बिजनेसेस स्केल हुए क्योंकि उन्होंने मंथली अफोर्डेबिलिटी के लिए अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया, क्रेडिट को कंज्यूमर कन्वीनियंस की तरह ट्रीट किया और अपने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के लिए ईएमआईज के थ्रू इजी एक्सेस इनेबल किया। आज जेनजी कंज्यूमर जो कर रहा है वो कोई नया बिहेवियर नहीं है, ये पुराना बिहेवियर है जो एक नई इकोनॉमी में नई कंट्री में फिर से दिख रहा है। वो कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम में अर्ली एंट्री कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक टाइम पर अमेरिकन ने किया था। इंडियन बिजनेसेस के सामने आज ये चॉइस है कि वो जेनजी की ईएमआई फर्स्ट कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझें और अपनी स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंगली चेंज करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपका जेनजी स्पेंडिंग बिहेवियर के बारे में क्या एक्सपीरियंस है और क्या ओपिनियन है। थैंक यू।